देखिएगा हम लोग करने वाले हैं आज एक्सरसाइज नंबर 10.3। 10.3 एक्सरसाइज जो है वो हमारी दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जाना करते हैं, उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है, एक दूसरे की सिनोनिम्स हैं। और पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको ये तो खैर बहुत अच्छे से पता चल गया है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रेस्पेक्टिवली जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता ही है। तो देखिए जो डॉट प्रोडक्ट है या फिर जो स्केलर प्रोडक्ट है, आई हैव रिटन हियर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो देखिए उसकी कंडीशन होती है क्या, कि अगर आप सेम काइंड के यूनिट वेक्टर लेकर चलते हैं, जैसे लाइक आई कैप एंड आई कैप, तो उन दोनों का अगर आप डॉट निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट अगर आप निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होगी। इसी तरीके से अगर आप जे डॉट जे निकालते हैं तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी, और आप के डॉट के निकालते हैं तो उसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। और अगर आप डिफरेंट काइंड के यूनिट वेक्टर्स यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि आई कैप और जे कैप ले लेते हैं, या फिर आई कैप के कैप ले लेते हैं, या फिर जे कैप और के कैप ले लेते हैं, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। रिमेंबर दिस। ठीक है, तो मतलब ये कहने का कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। और डिफरेंट काइंड की यूनिट वेक्टर्स अगर आप यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू 0। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा अब देखिए दो वेक्टर्स हमारे पास है, इनका डॉट प्रोडक्ट हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। आई हैव रिटन हियर एन एग्जांपल। ये देखिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड सेकंड वन इज 5i कैप 7j कैप एंड 9k कैप। आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहले 2i कैप का 5i कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा 10i कैप डॉट आई कैप। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा 2i कैप का जब आप 7j कैप से करेंगे तो 7 2 14 आई कैप डॉट जे कैप। ठीक है, ये आ गया। इसी तरीके से जब आप इसका 9k कैप से करेंगे तो 2 9 18 आई कैप डॉट के कैप। इसी तरीके से 3j कैप की बारी है, तो 3j कैप का जब आप 5 आई कैप से करेंगे तो 3 5 15 जे कैप डॉट आई कैप। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, देखिए ये रहा। ठीक है, इसी तरीके से 3j कैप का जब आप ऐसे करेंगे तो 3 7 21 जे कैप डॉट जे कैप, ये लिखा हुआ है। ठीक है, सेम वे 3j कैप का ऐसे करेंगे तो 3 9 27 जे कैप डॉट के कैप। अच्छा इसी तरीके से 4k कैप का ऐसे करेंगे तो 4 5 20 के कैप डॉट आई कैप। फिर 4k कैप का ऐसे करेंगे तो 4 7 28 के कैप डॉट जे कैप। और इसका जब इसे करेंगे तो 4 9 36 के कैप डॉट के कैप। ठीक है, नो इश्यूज। चलिए अभी देखिए हमने पीछे डिस्कस किया था, जब आप आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू निकालते हैं तो 1 आती है, तो ये आपको मिल जाएगा सिर्फ 1। मतलब आई कैप डॉट आई कैप मतलब 1, तो 10 इंटू 1 आपका 10 हो जाएगा ये। ठीक है, ये वाली वैल्यू। इसके अलावा आई कैप डॉट जे कैप, इसकी वैल्यू 0 होती है। आई कैप डॉट के कैप ये भी 0 होता है। सेम वे जे कैप डॉट आई कैप ये भी 0 हो जाएगा। जे कैप डॉट जे कैप ये आपके पास 1 हो जाएगा, तो 21 इंटू 1 मतलब ये 21 आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारे 0 होते जा रहे हैं। जे कैप डॉट जे कैप ये भी 0 हो जाएगा, और के कैप डॉट आई कैप ये भी 0, के कैप डॉट जे कैप ये भी 0, और के कैप डॉट के कैप ये वाला आपका 1 हो जाएगा, तो 36 आपको मिल जाएगा। आप सबको ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ये 67। ये आपका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, अब मेरे कहने का मतलब क्या है, देख आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, सारे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर्स का निकालना चाहते हैं तो आई कैप वाले टर्म का कोफिशिएंट का आई कैप वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जे कैप वाले का जे कैप वाले के साथ, और के कैप वाले का के कैप वाले के साथ। मतलब 2 5 10, 3 7 21, 4 9 36, इस तरीके से, और आप उसे ऐड कर देंगे तो आपको सीधी सीधा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं है, बस इनके कोफिशिएंट्स का आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, और के कैप का के कैप के साथ, इतना काम आप कर लीजिए तो आपको डॉट प्रोडक्ट ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो हमने वे निकाल लिया। इसके अलावा देखिए एक और फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं जो जनरली दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के काम में भी आया करता है। ठीक है, वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, ये उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट है, एंड इंटू कॉस थीटा। यहाँ से आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे काम आने वाला है कई सारी जगह पर। चले इस फॉर्मूला से रिलेटेड देखिए हम कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए
कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, लाइक ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री का, और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 0। तो आप ये कह सकते हैं कि उस केस में अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो cos 90 0 हो जाएगा। तो फाइनली दिस होल वैल्यू विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। तो इन दैट केस आप कह सकते हैं कि ए डॉट बी आपका 0 के बराबर आएगा। ठीक बात है ना। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। तो उस केस में cos 0 डिग्री हो जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ द cos 0 डिग्री इज 1। तो आप कह सकते हैं कि a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है। अगर पैरेलल हैं तो a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। एंड अगर वो परपेंडिकुलर है, आई हैव रिटन हियर इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन थीटा इज इक्वल टू 90 एंड इन दैट केस a डॉट b विल बी इक्वल टू 0 एंड इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री एंड इन दैट केस a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक मैंने यहाँ पे एक नोट करके और लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड गुड इन वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। आप दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं लाइक ए डॉट बी या फिर बी डॉट ए, तो दोनों वैल्यू सेम आएंगी। ठीक है ना, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपको याद होगा शायद से, कम्यूटेटिव में क्या होता है कि आप दो नंबर्स को ऑपरेट कर रहे हैं और उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। जैसे हम वेक्टर की बात करें तो ए डॉट बी कर लीजिए या फिर बी डॉट ए कर लीजिए, तो दोनों वैल्यू सेम आने वाली हैं। ठीक है, ऐसा होता है डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, इसी तरीके से एसोसिएटिव की बात करें तो वहाँ पर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी। तो इस केस में देखिए आप बी और सी का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए पहले, फिर ए का निकालिए, या फिर आप ए और बी का पहले कर लीजिए फिर सी का निकालिए, तो भी दोनों वैल्यूज सेम निकल कर आने वाली हैं। तो that's why I have written here commutative and associative property hold good in vector dot product। ठीक है, चलिए बात याद रखिएगा। इसके बाद एक चीज़ और देखिए, थोड़ा सा ये भी काम आने वाली है। टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर वी। आपको एक वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन समझते हैं आप। ठीक है, एक वेक्टर का दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, आप दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, है ना। अब जैसे ए का बी के ऊपर आपको प्रोजेक्शन निकालना है तो नीचे आपको बी का मैग्नीट्यूड ले लेना है, ऊपर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऐसा रहता है। और अगर मान लीजिए आपको बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर निकालना है तो ऊपर तो दुख है दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा ही, बी का प्रोजेक्शन ऑन टू ए तो नीचे आपका ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मतलब जिसके ऊपर आपको जो प्रोजेक्शन निकालना है उसका मैग्नीट्यूड आपको डेनोमिनेटर में लेकर चलना है। ठीक है, ये काम आपको करना होगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। आपके बेसिक कुछ लॉज थे जो काम आने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 10.3 पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2। मतलब ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है उन्होंने, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एंड ए डॉट बी उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू भी उन्होंने हमको दी हुई है, दैट इज इक्वल टू √6, और आपको उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिएगा इसका सॉल्यूशन ये रहा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गिवन है हमको। ठीक है, वी हैव, हमारे पास देखिए फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास है वो √6 है, ए का मैग्नीट्यूड √3, बी का मैग्नीट्यूड 2 और इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये गिवन है हमको, अपने पास नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं, ये भी दे रखा है। ठीक है, और इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी आपको दिया हुआ है, दैट वॉज √6 और इंटू कॉस थीटा। तो आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, तो जो 2 और √3 है उसका आप इस साइड डिवीजन कर दीजिए √6 में, तो आपको मिलेगा √6 अपॉन √3 इंटू 2। देखिए रूट के नंबर्स का आप आपस में डिवाइड कर सकते हैं, तो जब आप √6 में √3 का डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा ऊपर √2 और नीचे आपके पास 2 है। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ चुकी है √2 अपॉन 2, इससे आपका कैंसिल हो जाएगा ये 1 अपॉन √2 टाइम्स। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं दैट कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन √2 एंड 1 अपॉन √2 जो होती है वो कॉस π/4 की वैल्यू होती है। कॉस दोनों साइड से आप एलिमिनेट कर दीजिए तो आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू π/4 यानी कि 45 डिग्री। ओवरऑल वी कैन से कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है वो π/4 है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था, सब कुछ वैल्यूज दी हुई थी तो कुछ ऐसा खास नहीं करना था इसमें। सेकंड देखिएगा,
फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दीज टू। आपको ये दोनों वेक्टर्स फिर से दिए हुए हैं और आपको इनके बीच का एंगल निकालना है। तो फिर से वही प्रोसेस करना है, आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, दोनों के मैग्नीट्यूड्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर्मूला जो है दैट इज a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा। तो वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें ये काम करना है। ठीक है, तो देखिएगा जरा, ये रहा। हाँ जी, ये आपके पास वेक्टर a है, या आपके पास वेक्टर b है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा। चलिए देखिए, दोनों का डॉट निकालते हैं। अभी हमने पीछे निकालना सीखा था आई कैप वाले का मल्टीप्लाई आई कैप के कोफिशिएंट के साथ, जे कैप के कोफिशिएंट का जे कैप के कोफिशिएंट से, और के कैप के कोफिशिएंट का के कैप के कोफिशिएंट से। तो मतलब यहाँ देखिएगा 1 है, आई कैप के साथ 1 ही तो है, और यहाँ पर है 3, तो 1 3 ज़ा 3। ठीक है, यहाँ पर है जे कैप के साथ -2 और यहाँ भी -2, तो -2 इंटू -2 मतलब +4। ये देखिए लिखा हुआ है। ऐसे ही के कैप का कोफिशिएंट 3 और यहाँ पर है 1, तो 3 1 ज़ा 3। ये आपके पास इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ गया, बस इतना ही करना होता है। इसके बाद ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर देखिएगा 9। इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर आपका 1 आ गया, एंड दैट इज इनटू कॉस थीटा। चलिए अब देखिए, ये आपका देखिए √14 हो गया। ठीक है, ये भी आपका √14 हो गया। तो और कॉस थीटा मतलब थीटा आपको चाहिए, तो आप एक काम करिए, दोनों जो √14 आपके आए हैं उनका यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से डिवीजन कर लिया। ठीक है, इज इक्वल टू कॉस थीटा बचेगा इस साइड ओनली, और ये आपका हो गया 10, 3 + 3 + 4 दैट इज 10। √14 टू √14 यानी कि 14, तो 10/14 आ गया। 2 से आप 10 को और 14 को कैंसिल कर सकते हैं 5/7 टाइम्स। देन कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/7, तो थीटा हो जाएगा आपके पास, कॉस उस साइड जाके इन्वर्स हो जाता है, cos इनवर्स 5/7, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, इसके बाद अपना मैंने थर्ड क्वेश्चन भी किया हुआ है, तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़कर आते हैं फिर क्या कह रहा है वो। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन आपको इसके ऊपर निकालना है। तो देखिए इजी है, क्या करना होता है, ऊपर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे क्या करना है आपको, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, जिसके ऊपर आपको प्रोजेक्शन निकालना है वही वेक्टर, उसका ही मैग्नीट्यूड आपको डेनोमिनेटर में लेना होता है। ठीक है, देखिएगा जरा, ये आपके पास वेक्टर ए है, या आपके पास वेक्टर बी है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए, मैंने इसे ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। ठीक है, उन्होंने नाम नहीं दिए थे, हमने अपनी तरफ से दे दिए। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ऊपर इन दोनों का डॉट, डॉट कैसे निकालते हैं, पहले मैंने देखिए लिख दिया है, ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो देखिए दोनों का डॉट कैसे निकालेंगे, आई कैप के कोफिशिएंट का आई कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 ये 1 आ जाएगा। फिर जे के वाले का जे के वाले के साथ, तो ये भी 1 आ जाएगा। और नीचे बी का मैग्नीट्यूड देखिएगा, रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के यहाँ पर है नहीं, तो रूट के अंदर आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, जे कैप का भी 1 है तो 1। तो ओवरऑल देखिए ऊपर तो 1 - 1 0 हो गया, 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0। तो आप कह सकते हैं कि इस केस में जो प्रोजेक्शन है वो आपका 0 हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी शायद से प्रोजेक्शन ही निकालना है। फोर्थ, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। तो अगेन सेम काम, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर लेंगे और नीचे इसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका इसके साथ डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन है, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो 1 × 7 ये 7 आ जाएगा, 3 × -1 -3, 7 × 8 यानी कि 56, और नीचे आपको इसका मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49, -1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64, ये देखिए लिखा हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 - 3 4, 4 + 56 is 60, नीचे आप सबको ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा √114, और ये आपका प्रोजेक्शन हो गया ऑफ फर्स्ट वेक्टर ऑन टू द सेकेंड वेक्टर। ठीक है, तो प्रोजेक्शन निकालना आपको आ गया, ईजी होता है, कुछ ऐसा खास नहीं होता उसमें। इसके बाद देखिएगा अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। आपको शो करना है कि ये तीनों ही वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हैं। देखिए यूनिट वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आप मैग्नीट्यूड तो 1 खैर इजीली दिखा लेंगे, तो मैं एक करके बता देता हूँ, और बाकी फिर नीचे कुछ और भी करना है। शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ये आपस में 90 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है, तो देखिए अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, अगर दो वेक्टर्स
एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इन वेक्टर्स का मैंने एक करके दिखाया होगा शायद से, डॉट प्रोडक्ट आप निकालिएगा, अगर जीरो आ जाता है तो आप ये कह सकते हैं, याद है ना फॉर्मूला, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा था, एंड इफ दे आर परपेंडिकुलर सो इन दैट केस कॉस 90 डिग्री विल बी इक्वल टू जीरो, और दैट्स वाई आप कह सकते हैं कि ए डॉट बी आपका जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अभी पीछे डिस्कस किया था हमने। तो वही चीज़ आप अगर ये शो करना चाहते हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट को जीरो दिखा दीजिएगा। तो देखिए मैं शायद तीनों तो नहीं किए होंगे क्योंकि इजी पार्ट था। जी हाँ, पहले तो देखिए मैंने एक बता दिया है कि जैसे वेक्टर ए है आपको इसे शो करना है कि यूनिट वेक्टर है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड 1 दिखाइए, ठीक है। देखिए पहले तो इस 7 का मैंने तीनों टर्म्स में अलग डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये हो गया आपका 2/7, 3/7 एंड 6/7, इस तरीके से हमने सबको अलग लिख लिया। तो यूनिट वेक्टर दिखाना है तो मैग्नीट्यूड निकालिए इसका, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये देखिएगा 49 49 49, नीचे 49 आ गया, ऊपर 4 + 9 + 36, ये भी आपका 49 हो गया, और आप कह सकते हैं आपका 1 होगा और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए आपका एक यूनिट वेक्टर है। इसी तरीके से वेक्टर बी और वेक्टर सी भी आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने देखिए क्या बोला आपको कि आपको ये शो करना है कि आपस में परपेंडिकुलर है। तो मैंने क्या बताया कि इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो दिखा दीजिए। तो मैंने ए का और बी का दिखा दिया डॉट प्रोडक्ट जीरो। देखिए वी वेक्टर हमारे पास ये था, दिस वाज आवर बी वेक्टर, और ए हमारे पास ये था, ठीक है। अब निकालते हैं इनका ए वेक्टर, हमने देखिए सिंप्लीफाई करके लिखा था ना ये रहा। अब हम निकालते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट, कैसे, आई कैप के कोफिशिएंट का आई कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, तो 2/7 इंटू 3/7, ऐसे ही 3/7 इंटू -6/7 और 6/7 इंटू 2/7। देखिए ये आ गया, इसका ऐसे किया तो 2 3 6/49, इसका इससे किया तो 3 6 18/49, एंड इसका हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 12/49। इसे कैलकुलेट किया, देखिए आपको जीरो मिलने वाला है, ये पूरा जीरो आ जाएगा, ये देखिए जीरो हो गया। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ए आपका बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स को अगर परपेंडिकुलर शो करना चाहते हैं तो बेस्ट वे है, आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा 5th क्वेश्चन तक कर लिया, अब 6th क्वेश्चन की बारी है। क्या स्टेट कर रहा है, फाइंड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, आपको दोनों के मैग्नीट्यूड्स निकालने हैं। और हमको ये गिवन है कि ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8, ये हमको गिवन है, ठीक है। और हमें एक कंडीशन और गिवन है कि ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का 8 टाइम्स है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का 8 टाइम्स है, ये हमको गिवन है। इतनी सारी बातें हमको दे रखी हैं, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड्स आपको इंडिविजुअली निकालने हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप किसी वेक्टर का स्क्वायर कर रहे हैं तो एक्चुअली वेक्टर का स्क्वायर कभी भी नहीं होता। अगर आपको किसी वेक्टर का स्क्वायर करना है तो इनडायरेक्टली आपको उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना होता है। अगर कहीं भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको किसी वेक्टर का स्क्वायर करना है तो आप ध्यान रखिएगा, उसका क्या करना है, उसके मैग्नीट्यूड का आपको स्क्वायर कर देना है, ठीक है, ये बात भूलिएगा नहीं। तो जो डेटा हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमको गिवन है कि a प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 8 है, ये गिवन है। आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर। और अभी मैंने बात की थी क्या कि वेक्टर का स्क्वायर नहीं करना होता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना होता है। तो आपको मिल जाएगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो अब देखिएगा जरा, हमें पीछे गिवन था कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है इसकी जगह पर हमने लिख दिया 8 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, और इसका देखिएगा स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 8। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये देखिएगा, इसका स्क्वायर अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा 64 वेक्टर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और यहाँ पर वेक्टर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर है। तो 64 में से आप जब इसको माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 63 वेक्टर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 63 का इधर डिवीजन हो जाएगा, तो 8/63। आप वेक्टर बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका यहाँ पर इसको रूट ले लेंगे, तो ऊपर 8 है, 8 का स्क्वायर रूट 2√2 और 63 का 3√7। तो ये आपके पास वेक्टर बी निकल कर आ गया, मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। और आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और निकालना था। देखिए आपको गिवन कंडीशन थी कि वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 टाइम्स
ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपका ये आ गया, ठीक है। तो ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आ गया ना, तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू डाल दीजिए। तो 8 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2s आर 16√2 अपॉन 3√7। दिस इज वेक्टर ए मैग्नीट्यूड। मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड का साइन लगाना भूल गया हूँ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स हमने निकाल लिए, यही हमारा क्वेश्चन था। 7 देखिएगा, evaluate the product 3a minus 5b dot 2a plus 3a vector minus 5b vector dot 2a vector plus 7b vector। आपको इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। देखिए करते हैं, 7th वाला क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, जी हाँ। देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इससे फिर इसका इससे, नॉर्मल जो वे होता है। तो 3a वेक्टर का जब आप 2a वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, और वेक्टर ए का वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ए का स्क्वायर। अभी देखिए मैंने बोला था कि वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो आपको मिल जाएगा 6 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड उसका स्क्वायर। फिर इसका जब इससे करेंगे तो 3 7 21 वेक्टर ए वेक्टर बी। अब 5b वेक्टर की बारी है। जब आप इसका ऐसे करेंगे तो 5 2 10 माइनस का एंड b डॉट ए। देखिए b डॉट ए कह लीजिए, a डॉट b कह लीजिए, एक ही बात है। पीछे हमने डिस्कस किया था कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट में लगती है, b डॉट ए और a डॉट b एक ही बात होती है, ठीक है। और जब आप इसका इससे करेंगे तो माइनस का 35 वेक्टर बी और वेक्टर बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर बी का स्क्वायर एंड दैट इज उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। आप इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 21 ए डॉट बी एंड 10 ए डॉट बी, तो 11 ए डॉट बी आ जाएगा। ये आपका एज इट इज है 6 वेक्टर ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और ये आपका 35 वेक्टर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये भी आपका एज इट इज है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन था और वैसे खास था नहीं इसमें कुछ खास। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8th। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर्स हैं, उनकी मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब जितना ए का मैग्नीट्यूड है उतना ही बी का मैग्नीट्यूड है। एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, उनके बीच का एंगल थीटा हमको दिया हुआ है। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, मतलब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट आपको दे रखा है 1/2। ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और थीटा की वैल्यू जो है 60 डिग्री है। तो भी फॉर्मूला लगाते हैं जो उन्होंने पीछे डिस्कस किया था, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और वहाँ से उन्होंने बोला है कि ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट करिए। ये हमें गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम है। ये फॉर्मूला ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू गिवन है 1/2, ये इसकी वैल्यू हमको गिवन है 1/2। ए का मैग्नीट्यूड और बी का, देखिए दोनों आपस में सेम है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सेम है, गिवन है हमको ये चीज़। तो आप एक काम करिए, जो बी मैग्नीट्यूड है इसके प्लेस पर भी हमने ए मैग्नीट्यूड लिख दिया। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री आपको पता है 1/2 होता है, ये रहा। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। 1/2 से 1/2 साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वेक्टर ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और 1 का स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे तो आपको 1 ही मिल जाएगा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, और क्योंकि वेक्टर बी और वेक्टर ए दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, उन्होंने हमको गिवन है, ये कंडीशन हमें दी हुई है। तो जब ए का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, सो वी कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। तो इनडायरेक्टली जब इनकी मैग्नीट्यूड्स 1 आ चुके हैं, सो यू कैन से कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है उन्हें यूनिट वेक्टर कहा जाता है। ये आपका 8th क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैंने देखिएगा 9th भी किया हुआ है, क्वेश्चंस मैंने काफ़ी किए हैं। 9th, फाइंड वेक्टर एक्स मैग्नीट्यूड इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। उन्होंने बोला एक यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। और ये वैल्यू आपको 12 के इक्वल दी हुई है। तो देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और यहाँ से हम ए जो एक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जी हाँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए अभी हम बात कर रहे थे वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब उन्होंने बोला ए इज अ यूनिट वेक्टर, तो अगर ए यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और 1 का स्क्वायर देखिए 1 आ जाएगा। वेक्टर एक्स
मैग्नीट्यूड स्क्वायर एज इट इज़, ये 1 जो इस साइड जाके ऐड हो जाएगा एंड 12 + 1 = 13। और आपको x कैलकुलेट करना है, मतलब x का मैग्नीट्यूड, तो पावर 2 इस साइड जाके रूट हो जाएगी एंड यू विल गेट मैग्नीट्यूड ऑफ x = √13। यहाँ पर आप प्लस माइनस मत लगाइएगा, क्योंकि किसी भी प्लस में ही रहने वाला है, मतलब माइनस नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका 13 क्वेश्चन था, सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, ये आपका 9th क्वेश्चन था। हम बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए 10th, इफ वेक्टर a = 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर b = -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर c = दिस, आपको 3 वेक्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, सच दैट a प्लस लैम्डा b, वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c, मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है आपके पास, ये वेक्टर c के परपेंडिकुलर है, तो मतलब इस वैल्यू का और वेक्टर c का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और आपको लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आपको इवेल्युएट करके लानी है कि है कितनी। जी हाँ, ये देखिए मैं 10th किया हुआ है, जैसा उन्होंने बोला हम वैसे ही करने वाले हैं। ये हमारे पास वेक्टर a है, ये वेक्टर b है और ये वेक्टर c है, जैसे उन्होंने हमको दिया हुआ है, तो हमने a प्लस लैम्डा b की वैल्यू निकाली। a प्लस लैम्डा b मतलब a वेक्टर एज इट इज लिखिए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b। ठीक है, तो ये आपके पास देखिएगा, अब इसे कैलकुलेट करना है। देखिए आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो इस लैम्डा का तीनों में अलग अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए, तीनों में। तो देखिएगा यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप के साथ, तो आपको मिलेगा माइनस लैम्डा आई कैप, और यहाँ पर है आपका 2i कैप, तो 2i कैप माइनस लैम्डा आई कैप। आप इन दोनों में से आई कैप कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा 2 माइनस लैम्डा, जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, देख लीजिए ये ना 2 माइनस लैम्डा आई कैप। सेम वे जो आप लैम्डा का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 लैम्डा जे कैप, और यहाँ पर है 2j कैप, 2j कैप प्लस का 2 लैम्डा जे कैप। ठीक है, तो देखिए आप इन दोनों में से 2j कैप कॉमन ले लेंगे तो अंदर मिलेगा आपको, मैंने सिर्फ j कैप कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2 + 2 लैम्डा, ये आपका j कैप। ठीक है, फिर जब आप इसका ऐसे करेंगे तो आपको मिलेगा लैम्डा k कैप, और यहाँ पर है 3k कैप, तो 3k कैप प्लस लैम्डा k कैप। इन दोनों में से देखिए आप k कैप कॉमन ले लेंगे तो k कैप कॉमन लेने के बाद मिलेगा आपको 3 + लैम्डा k कैप। ये आपके पास a प्लस लैम्डा b की वैल्यू आ गई। अब उन्होंने क्या बोला कि a प्लस लैम्डा b और c ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना आता है, और उसके बाद हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। देखिए मैं लिखा हुआ है यहाँ पर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। देखिए मैं लिखा है ना, सिंस दिस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज = 0, तो a प्लस लैम्डा b की वैल्यू और c की वैल्यू, देखिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं पीछे जाकर। जी हाँ, देखिएगा आई कैप के कोफिशिएंट का आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन, तो 3 × 2 माइनस लैम्डा, जे कैप का जे कैप के साथ तो 1 × 2 + 2 लैम्डा, और के कैप तो खैर इस जगह पर है ही नहीं तो वो 0 हो जाने वाला है, तो 3 × 2 माइनस लैम्डा प्लस 1 × 2 + 2 लैम्डा प्लस 0। 2 माइनस लैम्डा इंटू 3, 2 + 2 लैम्डा इंटू 1 और 3 + लैम्डा इंटू 0 = 0। अब इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो आपको मिलेगा 6 - 3 लैम्डा, और ये आपके पास 2 + 2 लैम्डा है ही, ये तो आपका 0 हो ही गया था, और -3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा ये हो गया आपके पास माइनस लैम्डा। 6 + 2 8 हुआ, 8 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा -8, माइनस से आपका माइनस कैंसिल आउट एंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा विल बी इक्वल टू 8, और ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पर। शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड इनटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस, मतलब इन दोनों को आपको परपेंडिकुलर शो करना है। ठीक है, वही काम, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए और 0 से शो कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 11th। जी हाँ, देखिएगा ज़रा मल्टीप्लिकेशन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पहले हम इसका इससे और इससे करने वाले हैं। ठीक है, तो जब आप इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर बी और वेक्टर बी, तो देखिए वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता, उसका मैग्नीट्यूड ही हम उसको लिख देते हैं, तो ये हो गया आपका वेक्टर बी
मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब इसका इससे करेंगे तो देखिएगा वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए, देखिए एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसका ऐसे किया तो देखिए ए और वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए और वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी, देखिए ये पूरा एज इट इज वैसे लिख दिया मल्टीप्लाई करके। और जब इसका ऐसे किया तो देखिए यहाँ पर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मिल गया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मिल गया, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ए वेक्टर जो सेम काइंड के मिल गए हैं तो स्क्वायर लिख दिया, बाकी नॉर्मल मल्टीप्लाई करके लिख दिए हैं, ठीक है। और वेक्टर ए का इनका स्क्वायर हो जाएगा तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन इससे कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव थे, और ये पूरा एक्सप्रेशन इससे कैंसिल, तो आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू आपकी जीरो हो गई। तो जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता है सो यू कैन से कि वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 12th, समझिएगा। इफ ए डॉट ए इज इक्वल टू जीरो एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। उन्होंने बोला कि ए डॉट ए जीरो के इक्वल है, ठीक है, और ए डॉट बी भी आपका जीरो के इक्वल है। तो उन्होंने बोला कि आप बी के बारे में क्या कह सकते हैं। देखिए अगर ए डॉट ए आपका जीरो के इक्वल है, दो वेक्टर्स का डॉट मतलब कोई सेम वेक्टर है उसका उसके साथ ही आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जीरो आ रहा है वो, तो ये तभी पॉसिबल है जब वो जीरो वेक्टर हो। जीरो वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, तभी ए डॉट ए जीरो निकल कर आएगा। और जब आप किसी जीरो वेक्टर का किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि जैसे यहाँ पर उन्होंने हमको बी दिया हुआ है, तो किसी जीरो वेक्टर का अगर आप किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। मतलब जो उन्होंने हमको बोला हुआ है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसकी वैल्यू उन्होंने जीरो दे रखी है, ठीक है। तो जब ए ही जीरो है आपका तो बी की वैल्यू तो चाहे कोई भी हो, जब जीरो वेक्टर है ए और आप उसका बी कोई भी हो सकता है, और ए का अगर आप उससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जीरो आ जाने वाला है, तो मतलब बी की वैल्यू कोई भी हो सकते हैं, बी कैन हैव एनी ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो बी आपका कोई भी वेक्टर हो सकता है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 13th। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स है मतलब इनकी मैग्नीट्यूड्स 1 1 1 होंगे, और एक कंडीशन और दे रखी है दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है। इंडिविजुअल इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो जीरो हैं, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो नहीं है, वन है, यूनिट वेक्टर्स हैं, उनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो वन है, और ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू में निकालनी है, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो दी हुई है, ठीक है। चलिए 13 क्वेश्चन। देखिए उन्होंने हमको ये दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तीनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं तो इन तीनों के मैग्नीट्यूड्स 1 के इक्वल होंगे। देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, याद होगा आपके पास, आपको याद होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है, फॉर्मूला याद होगा ये वाला। तो हमने बस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास जीरो है, गिवन है, तो जीरो का स्क्वायर देखिए जीरो ही हो जाएगा। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, आपको याद रखना है वेक्टर का स्क्वायर करना है तो मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, ये भी आपका 1 का स्क्वायर 1, और ये भी आपके पास 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। और यहाँ से और यहाँ से देखिए आपका 2 कॉमन आ गया, यहाँ मिलेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये जो आपका लिखा हुआ है, ये देखिए हो गया आपके पास कितना 3 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा और 2 का इधर डिवीजन हो जाएगा, और आपको ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू -3/2 मिल जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन पर। इफ आइदर वेक्टर ए इक्वल टू जीरो, जीरो वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, एंड वेक्टर बी भी आपका जीरो वेक्टर, या तो मतलब इनमें से एक कंडीशन ट्रू है, या तो ये या फिर ये, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, तो ए डॉट बी जीरो होता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर ए जीरो हुआ तो भी ए डॉट बी जीरो आएगा, और अगर बी जीरो हुआ तो भी आपका ए डॉट बी जीरो आएगा, बिल्कुल सही बात है। बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, लेकिन कन्वर्स मतलब अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ए या बी में से एक का जीरो होना ज़रूरी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उनमें से कम एक जीरो हो। क्या कंडीशन है कि दो वेक्टर्स का डॉट
प्रोडक्ट तो जीरो तभी भी हो जाता है जब वो आपस में परपेंडिकुलर हो। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कन्वर्स कैन नॉट बी ट्रू एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी जीरो इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इसीलिए ये कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। अगर ये इंडिविजुअल जीरो है तो ये जीरो होगा ही होगा, और अगर इन दोनों का डॉट जीरो है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ए जीरो हो या फिर बी जीरो हो। ठीक है, क्योंकि अगर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो हम ये कह सकते हैं दे कैन बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद 15 क्वेश्चन देखिएगा। इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल आर, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, बी के दे रखे हैं और सी के दे रखे हैं, तो आपको एंगल ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंगल ए बी सी देखिएगा जरा, तीनों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं और आपको एंगल ए बी सी निकालना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ए भी दिया हुआ है, बी का भी दिया हुआ है, सी का भी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहले हम निकालेंगे वेक्टर बी, आपको कौन सा एंगल निकालना है, ए बी सी, मतलब ये वाला एंगल। तो देखिए अगर आपको ये वाला एंगल चाहिए तो ये जो एंगल है वो बी सी और बी ए के बीच में है। तो हमें काम करते हैं, पहले वेक्टर बी ए निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, इसके पोजीशन वेक्टर में से इसको माइनस करके। आपको पता है बात अच्छे से, कभी भी अगर आपको कोई वेक्टर निकालना है, जैसे आपको वेक्टर बी ए निकालना है, तो आपको क्या करना चाहिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो 1 - 1 तो 2 हो जाएगा, 2 आई कैप। अब मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, 2 - 0 जे कैप तो 2 जे कैप, 3 - 0 के कैप तो 3 के कैप। इसी तरीके से आपको निकालना चाहिए बी सी वैक्टर, तो 0 और ये माइनस मतलब प्लस हो जाएगा तो आई कैप, 1 और ये 0 जे कैप तो जे कैप, 2 के कैप और 0 के कैप तो आपका 2 के कैप। मतलब हमने वेक्टर बी ए निकाल लिया और वेक्टर बी सी निकाल लिया, क्यों आपको ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है एंगल निकालने के लिए, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, उनका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो इनका हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला। देखिए डॉट प्रोडक्ट निकालना तो आपको आ ही गया है, 2 का 1 से मल्टीप्लिकेशन मतलब 2, फिर 2 का 1 से मल्टीप्लिकेशन मतलब 2, फिर 3 का 2 से मल्टीप्लिकेशन मतलब 6। उसके बाद पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आ गया। इसी तरीके से वेक्टर बी से निकालेंगे तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 और के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 4 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं। देखिए ये हो गया आपके पास कितना, √17 और ये हो गया आपके पास √6, तो ये दोनों वैल्यूज इधर आने वाली हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास देखिएगा 10 अपॉन √17 एंड √6। इन दोनों का आप रूट वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा 102 रूट के अंदर, और कॉस इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा एंड यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 10 अपॉन √102। ये जो पर्टिकुलर एंगल उन्होंने हमको बी जो पूछा हुआ था, ये एंगल आपका इस तरीके से निकल कर आ गया। ये आपका 15 क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 16th के बारे में। शो दैट दीज 3 वेक्टर्स आर कोलिनियर। ये आपको दे रखे हैं 3 वेक्टर्स के मतलब 3 पॉइंट्स दे रखे हैं डायरेक्टली, और आपको उन्हें शो करना है कि कोलिनियर है। तो शायद से आपको याद होगा कोलिनियर हमने किस तरीके से शो किया था, कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम हो जाना चाहिए। ठीक है, लैम्डा कोई भी स्केलर हो सकता है। तो देखिए पहले मैंने यहाँ से वेक्टर ए बी निकाला, कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करके। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ए बी का मतलब, तो 2 आई कैप माइनस आई कैप तो आई कैप, 6 जे कैप 2 जे कैप 4 जे कैप, 3 के कैप 7 के कैप तो -4 के कैप। इसी तरीके से वेक्टर बी सी भी निकाल दिया, 3 आई कैप माइनस 2 आई कैप तो आई कैप, 10 जे कैप 6 के कैप तो 4 जे कैप, माइनस का 1 के कैप एंड -3 के कैप तो -4 के कैप। इस तरीके से वेक्टर सी ए भी निकाल लिया, तीनों वेक्टर्स निकाले। अब देखिएगा ज़रा वेक्टर सी ए, देखिए आप इन तीनों में से -2 ले सकते हैं, कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा आई कैप प्लस 4 जे कैप और -4 के कैप। ये देखिएगा आपका, ये आपका देखिए वेक्टर ए बी है, देख सकते हैं ना आप, ये तो चीज़ आ गई। तो आप कह सकते हैं कि सी ए वैक्टर इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ ए बी वैक्टर, या फिर आप इसको, ये देखिए सेम वैल्यू है ये वाली, देखिएगा ज़रा, है ना सेम, तो बी सी वैक्टर भी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि आपका जो सी ए वैक्टर है वो ए बी का लैम्डा टाइम्स है और बी सी का भी लैम्डा टाइम्स है। तो ऐसी अगर कंडीशन आ जाती हो तो आप ये कह सकते हैं दे आर कोलिनियर। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स हो जाना चाहिए, लैम्डा कोई भी स्केलर हो सकता है। 17th, show that the vectors this form the vertices of a right angle triangle।
ये 3 जो है वर्टिसेस दे रखे हैं किसी भी ट्राइंगल के, और आपको शो करना है ये जो ट्राइंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन है कि उसका एक एंगल 90 होना चाहिए। देखिए सेम काइंड का क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में भी आया था, तब हमने कैसे किया था कि उसमें हमने तीनों के मैग्नीट्यूड्स निकाले थे, और पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या किया कि पाइथागोरस थ्योरम उसमें अप्लाई करके दिखा दी थी कि सबसे बड़ी वाले मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल था। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, और एक और भी मैंने यहाँ पर मेथड लगाया है। देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 90 है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, तो बस वही काम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। हमें तीनों वेक्टर्स की पोजीशन, तीनों पॉइंट्स की पोजीशन वेक्टर्स पता है। वेक्टर के फॉर्म में लिख दिए मैंने। 2i पॉइंट था 2 -1 1, तो उसे लिख दिया हमने वेक्टर के फॉर्म में 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। बी का पोजीशन वेक्टर भी ऐसे लिख दिया और सी का पोजीशन वेक्टर भी ऐसे लिख दिया। अब हमने वेक्टर ए बी निकाला। कैसे निकालते हैं? इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर। आई कैप माइनस 2i कैप तो माइनस आई कैप, माइनस 3j कैप, और ये माइनस माइनस जे कैप तो माइनस 2k कैप, माइनस 5k कैप माइनस k कैप तो माइनस 6k कैप। ऐसे ही बी सी वैक्टर निकाल दिया, ऐसे ही सी ए वैक्टर निकाल दिया। अगर आपको ए बी वैक्टर निकालना तो क्या करना होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अगर आपको बी सी वैक्टर निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। इस तरीके से आपने तीनों ही वेक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, अब देखिएगा मुझे देखते ही पता चल गया कि अगर हम बी सी का और सी का डॉट निकालते हैं तो देखिए 2 इंटू -1 -2 आ जाएगा, -1 इंटू 3 -3, और 1 इंटू 5 इज़ 5। तो देखिए 0 आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सी ए जो आप बी सी वैक्टर और सी ए वैक्टर, बी सी वैक्टर और सी ए वैक्टर ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो आप ये कह सकते हैं आपस में परपेंडिकुलर है। लिखा है देखिएगा, देयरफॉर बी सी वैक्टर एंड सी ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर दो वैक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं जो इसकी साइड्स बना रहे हैं इस ट्राइंगल की, तो आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो समझ में तो आया होगा अच्छे से, है ना। चाहे तो वो पाइथागोरस थ्योरम वाले वे से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा मैंने किया हुआ 18th जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इतना कर जोड़ लीजिएगा, इफ ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, मतलब एक वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड भी यही दे रखा है, एंड लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा इंटू वैक्टर ए इज यूनिट वैक्टर। उन्होंने ये भी हमको बोला है कि लैम्डा इंटू वैक्टर ए अगर यूनिट वैक्टर है तो इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए? लैम्डा इंटू वैक्टर ए इज अ यूनिट वैक्टर, तो अगर ये यूनिट वैक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी हाँ, उन्होंने बोला कि लैम्डा इंटू वैक्टर इज यूनिट वैक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड अलग ले लिया, लैम्डा का मैग्नीट्यूड इंटू वैक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। लैम्डा का मैग्नीट्यूड एज इट इज, वैक्टर ए का मैग्नीट्यूड उन्होंने हमको बोला हुआ ए के इक्वल है, तो इसके प्लेस पर देखिए ए लिख दिया इज इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू देखिए इसका अदर डिवीजन हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा ए इज इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। और आपका ऑप्शन नंबर MCQ है तो इसका जो लास्ट वाला आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा इतना। ये वाली एक्सरसाइज अच्छी थी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, बाकी फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, चलिए बाय।